हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिजिक्स के मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं जो बिहार बोर्ड ने लॉन्च करा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये इंटरमीडिएट मॉडल पेपर्स 12th मॉडल सेट 2 का है। तो चलिए सॉल्यूशन कराता हूं आज मैं इसका। तो पहला जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो कूलम कूलम के नियम से आप लोग जानते हो कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 अगर आर दूरी पर रखा होता है तो इस पर बल लगता है F इज टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब F इज टू यहाँ पर के, दो चार्ज Q1 और Q2 की जगह दो इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर किसके व्युत्क्रमानुपाती, किसके समानुपाती हो रहा है, आर की पावर F जो वो समानुपाती आर की पावर -2 का, आर की पावर -2 का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आर की पावर -2। यहाँ पर आर की पावर -2 है, बी नंबर, सी नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है, तो आप इसका निकालोगे बीमीय सूत्र तो इसका होता है बी नंबर। वैसे आप इसको निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक पेपर से रख दे रहा हूँ। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इज टू ई डॉट ए, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। ई का जो फॉर्मूला होता है ई इज होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज इंटू ए मीन्स एरिया। अब फोर्स के लिए जो डायमेंशन होती है वो होता है MLT की पावर -2, और चार्ज के लिए होता है AT, और ए के लिए एरिया है, एरिया के लिए क्या आ जाएगा L स्क्वायर। तो हाँ, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे चार्ज यहाँ पर तो ये हो जाएगा कितना L की पावर 3, T की पावर कितना -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -3, और ए की पावर -1। करंट की जगह ए की जगह कहीं कहीं पर आई भी लिया जाता है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ ML की पावर 3, T की पावर -3 और आई की पावर -1, मतलब यहाँ पर करंट की जगह आई ले लिया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट जो डायमेंशन होता है वो होता है ML की पावर 3, T की पावर -3, E की पावर -1। फिर क्या है, आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। तो एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉ इसको होता है P क्रॉस E या P साइन थीटा, है ना। जब विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक डायपोल रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण लगता है, और वो बल आघूर्ण होता है टॉ इसको P क्रॉस E या P साइन थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, P क्रॉस E, मतलब ये पहला नंबर। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि एकांक आवेश को समविभवी सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य, है ना। जब समविभवी सतह पर क्या एक आवेश है, एकांक आवेश, ये मान लेते हैं अगर ये समविभवी पृष्ठ है ना, और इसको यहाँ से मान लेते एक चार्ज है, वो भी कितना, 1 कूलम चार्ज है, एकांक आवेश कह रहे तो मान लेते 1 यूनिट चार्ज है। तो 1 यूनिट चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ तक लिया जाता है तो सम एक्स डिस्टेंस पर अगर इसको यहाँ से यहाँ लाया गया तो इस पर कितना कार्य करना पड़ता है, 0 कार्य करना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर आप ये देखो यहाँ से, अगर मान लो कि ये अगर समविभवी पृष्ठ है, मान लेते ऐसा भी कैसा भी हो सकता है, ये समविभवी पृष्ठ है और यहाँ पर एक चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से, और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, मतलब कह रहे हैं एकांक आवेश को, और यहाँ से कितना डिस्टेंस लिया गया है समविभवी पृष्ठ पर 1 मीटर पर। तो 1 मीटर ले जाने में x मीटर ले जाने में कितना डिस्टेंस, है ना, कितना कह रहा है वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ ला जाने के लिए अगर हम इस पॉइंट को नाम देते, इस पॉइंट का नाम देते हैं A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B, तो V मतलब A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। तो एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, अगर हम A से B ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा VV माइनस VA इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और चार्ज की वैल्यू 1। ठीक है। तो यहाँ से चूंकि ये समविभवी पृष्ठ है तो यहाँ पर VV और VA क्या हो जाएगा इक्वल, चूंकि समविभव पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है VB और VA क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। हर एक जगह विभव का मान समान है, तो VB और VA अगर इक्वल है तो ये दोनों घट जाएगा, मतलब इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 इक्वल टू W, तो W इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब जो कार्य होता है वो कितना होता है 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा सी नंबर। एकांक आवेश को समविभवी पृष्ठ, मतलब समविभवी पृष्ठ पर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता है, बस ये याद रखना आप लोग, मतलब 0 कार्य होता है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो हमेशा याद रखो क्योंकि ये पूछा जाता है कई, मतलब किसी एक अगर कोई खोखला गोला है उसके अंदर अगर, है ना, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालो तो उसका कितना होता है 0 होता है, तो याद रखना ये। अब चूंकि चार्ज जो होता है ना वो यहाँ पर रिसाइड करता है इसके सरफेस पर, जब सरफेस पर रिसाइड करते हैं तो इसके अंदर तो चार्ज कहीं है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, सिंपल सा है। अब एक चालक जिसकी धारिता 20 क्या है मिली फैराड है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, कह रहे चालक की स्थिति ऊर्जा होगी। तो स्थिति ऊर्जा इसका फॉर्मूला होता है, इसके लिए आप अगर निकालोगे तो स्थिति ऊर्जा का, तो E इक्वल टू होता है ½ CV²। तो यहाँ से यहीं पे निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। E इक्वल टू होता है ½ CV²। C की वैल्यू है धारिता 20 मिली फैराड, तो 20 मिली का मतलब 10⁻³
और वी मतलब वोल्टेज कितना है 1000 वोल्ट। 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻6। तो यहाँ से देखो 2 10 20 यानी कि हो गया 10 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा माइनस का नहीं मतलब ये 3 हो जाएगा और 3 ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻4 जूल। एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट होता है जूल, तो ये हो जाएगा जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 6 का। 7 नंबर में है कि सेल का ईएमएफ मापा जाता है, तो ये होता है पोटेंशियोमीटर से यानी कि विभव मापी से। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, तो किरचॉफ का जो धारा नियम है उसी को पहला नियम भी कहते हैं और इसी को संधि नियम भी कहते हैं। और किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आधारित होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, याद रखना। और दूसरा नियम जो होता है जिसको केबीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं या उसको लूप नियम बोलते हैं, वो आधारित होता है किस पे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है ऊर्जा, चूंकि ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है W = Q × V, है ना। चार्ज और इंटू क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, और चार्ज ये क्या वर्क है, तो इसको ये जो होता है अगर हम चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन लें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका यूनिट हो जाएगा, किसके लिए हो जाता है फॉर्मूला वर्क के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऊर्जा सी नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाली धारा चुंबकीय वाली धारा पास द्वारा बल आघूर्ण टॉ का मान ज्ञात करें। तो इसका जो होता है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, जब चुंबकीय द्विध्रुव रखा जाता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट उस पर जो होता है, जैसे ये होता है इलेक्ट्रिक, अभी बताए थे टॉ = था P×E, टॉ = क्या था P×E। यहाँ पर क्या होगा टॉ = वहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो P = यहाँ पे हो जाएगा टॉ = P×E है। यहाँ पर ये जो P था वहाँ पर था डायपोल मोमेंट, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर क्या M है, तो M×B, वहाँ पर E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला M×B। तो ये वाला याद रखना आप लोग, टॉ = M×B, वहाँ पे टॉ = P×E, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा G/99। यहाँ पे हम निकाल के बताते हैं। होता क्या है कि जब आप गैल्वेनोमीटर को, है ना, गैल्वेनोमीटर में कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में बदला जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक गैल्वेनोमीटर के साथ, ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर के साथ, है ना, इसके पैरेलल में एक बहुत ही कम वैल्यू वाली रेजिस्टेंस लगाया जाता है, इसको बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं इसको, शंट, ये शंट है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ से I करंट भेजा जा रहा है और गैल्वेनोमीटर करंट ले रहा है कितना IG, तो इधर कितना जाएगा I माइनस IG। अब होता है कि दोनों पैरेलल में दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है VG, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, VS के, और यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा VG इसको क्या होता है, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस अगर G है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अगर G है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो V क्या होता है IR, तो IG × G = इसमें करंट कितना है I माइनस IG × S, ठीक है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला निकालते हैं, शंट निकालना है, तो S = फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा IG × G/I माइनस IG। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब आप क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, कह रहा है मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो रहा है, तो यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है ना, गैल्वेनोमीटर IG, मुख्य धारा I है ना, I का 1%, मतलब हो गया I/100, मतलब IG की वैल्यू है I/100। तो अब यहाँ पर पुट कर देना है आपको, IG की जगह हम रख सकते हैं I/100 × G डिवाइडेड बाई I की जगह तो I ही रहेगा, I की जगह फिर से लिखेंगे हम I/100, और यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो 100 I में से I गया 99 I, और यहाँ से 100 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा G, नीचे बचेगा 99, तो ये हो जाएगा S की वैल्यू हो जाती है G/90, S = कितना हो जाएगा G/99। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 11 का A, ठीक है। 12 नंबर में किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला होता है, अगर कोई धारावाही चालक है और इसकी त्रिज्या अगर मान लेते हैं कि अगर A है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है बायो सेवर्ट के नियम से, तो ये आता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर, है ना, सेंटर पे, केंद्र पे, ये कितना आता है, इसकी वैल्यू आती है μ0/2 I/A, ठीक है, μ0/2 I/A। इसका मतलब है कि यहाँ जो केंद्र जो
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, त्रिज्या के, रेडियस के। तो रेडियस के अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, अगर r से 2r कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा दिख रहा है कि आधी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आधा। यानी कि यहाँ पे क्या होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। तो बस उल्टा हो गया, अगर ये दो डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है, ये किस पे आधारित होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डायनेमो वर्क करता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है ना, ये इंडक्टेंस है, इसका जो मात्रक होता है ना इंडक्टेंस का, हेनरी होता है। जैसे रेजिस्टेंस का ओम होता है, कैपेसिटेंस का फेराड होता है, वैसे इंडक्टेंस का यानी स्वप्रेरकत्व का क्या होता है, हेनरी होता है। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे। ऊंचाई मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो होता है ना कंस्ट्रक्शन, आप ऐसे इसको देखो तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ये होता है कि अगर ये प्राइमरी है तो प्राइमरी स्टेप अप में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है, तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी टर्न। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइमरी ये N1 और यहाँ पर N2। यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि लो से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो इसलिए क्या होता है N2 जो है वो ग्रेटर देन होता है N1 से, यानी N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1। तो जब N2 इज ग्रेटर देन N1 तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। फिर नेक्स्ट है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है ना, एक फॉर्मूला होता है cos फाई इज इक्वल्स टू आर बाई जेड। और चूंकि एल आर परिपथ है तो यहाँ पर आर जेड की जगह हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और एक्सएल इक्वल्स टू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। फिर उसके बाद है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो इसका क्या होता है, जो अक्ष पे मैग्नेटिक फील्ड जो अक्ष पे होता है, एक्सिस पे, वो होता है म्यू नॉट बाई 4π2m/r3। और जो निरक्ष पे होता है ना, बी निरक्ष पे, दोनों का रेशियो निकालना है तो अक्ष और निरक्ष। तो जो निरक्ष पे होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4πm/r3। तो यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 2, नीचे बचेगा 1, यानी कि दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 17 का। कह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण, ये नमन कोण है, नमन कोण है ना, ये नमन कोण है, एंगल ऑफ डीप बोलते हैं इसको। तो नमन कोण का जो मान होता है ना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसका जो मान होगा वो कितना होता है, ध्रुव पर जो होता है ना, ध्रुव पर होता है 90 डिग्री, और जो निरक्ष उसके जो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है ना उस पर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो ये ध्रुव पर कह रहा है, मैग्नेटिक पोल पर कह रहा है नमन कोण का मान तो कितना होता है, 90 डिग्री। विद्युत चुंबकीय तरंग कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो होती है E×B के समांतर, पैरेलल होता है इसके यहाँ पर, चूँकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, मतलब संचरण की वेव के संचरण की दिशा, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सभी परपेंडिकुलर होता है। किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता, किस कारण से है ना, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर क्या होता है, चमकता नजर आता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ठीक है। फिर 21 नंबर में दो लेंस जिनकी क्षमता -15D और +15D, यहाँ पर +15D नहीं होगा, यहाँ पर +5D होगा, तब उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल पाएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आ पाएगा। तो -15D और +5D को समाक्षीय सटाकर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो जैसा कि दिया हुआ पावर दिया है, एक का दिया कितना -15D और दूसरे का दिया है +5D। तो इसका क्या होगा, P1 मान लेते हैं -15D है और P2 इक्वल टू है +5D। तो P इक्वेलेंट जो होता है ना, P इक्वेलेंट अगर आप निकालोगे तो P इक्वेलेंट कितना होता है, P1 + P2। तो P1 की वैल्यू है -15 और P2 की वैल्यू है +5, तो कितना हो जाएगा -10D, 10 डायोप्टर। अब यहाँ से फोकल लेंथ निकालना है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला था F = 1/D, है ना, 1/P होता है, तो 1/P, P की जगह कितना है 10, इसको मीटर बदल लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 100/10, तो मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 मीटर, इसको मीटर में ले रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, सेंटीमीटर में लिया है, तो इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में लेना चाहिए था, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 21 का ए। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता, नहीं नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। खगोलीय दूरदर्शक जो होता है ना, टेलीस्कोप, उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब आप देखोगे ना, तो खगोलीय दूरदर्शक में एक ये बना होता है,
जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इधर होता है आई पीस लेंस। तो ये थोड़ा छोटा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से, और इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो बना होता है ना, इसका जो इधर से जो रेज आती है इसके वजह से यहाँ पे इमेज बनता है, और उस इमेज का इधर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, इसका है ना, इसका यहाँ पे सीधा बनता है। इस प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ये वस्तु होता है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। इसका मतलब काल्पनिक और सीधा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 22 का बी नंबर। 23 नंबर में क्वेश्चन है। 23 में कह रहा है कि यह बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं इसमें, क्या निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ऑस्टिग्मेटिज्म और जरा दृष्टि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिग्मेटिज्म। तो ये इसका आंसर था। बेलनाकार के लिए होता है उत्तल लेंस के लिए लगता है निकट, उत्तल लेंस में क्या होता है निकट दृष्टि दोष, और अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए होता है निकट दृष्टि दोष, और उत्तल लेंस के लिए दीर्घ दृष्टि दोष, और ये बाइफोकल वाला होता है जरा दृष्टि, और ये ऑस्टिग्मैटिज्म होता है बेलनाकार लेंस के लिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के रेल परिकिरणन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य के किस रूप में समानुपाती होता है। तो ये होता है जो इंटेंसिटी होता है ना परिकिरणन, तो वो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर डी, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई लैम्डा टू दी पावर 4। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण होता है व्यतिकरण, है ना। व्यतिकरण होता है कि जब दो समान कला में जब फिर मतलब जो वेव है वो गमन करती है, तो वो किसी पॉइंट पर क्या कहते हैं रंगीन, तो किसी मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और किसी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है, मतलब एक पे डार्क तो एक पे ब्राइट फ्रिज बनाता है। ब्रूस्टर का जो नियम होता है म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। ठीक है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इक्वल टू क्या होता है सी लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। तो सिंपल है, पहला जो होता है लाइमन श्रेणी पड़ता है पराबैंगनी में, और दूसरा होता है बामर श्रेणी किस में पड़ता है, ये पड़ता है विजिबल रीजन मतलब वही दृश्य प्रकाश में, दृश्य भाग में। और बाकी जितना होता है पैशन ब्रैकेट हमफेरी ये सब जो होता है ये सब पड़ता है किस में, अब्रक्त इंफ्रारेड वाले रीजन में। ठीक है, अब क्या निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। तो आवेश रहित जो है ना चार्जलेस पार्टिकल जो होता है ये होता है फोटोन। अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज, तो बीटा जो होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्धायु काल है, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। फिर क्या है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, मतलब कह रहे हैं कि अगर इनपुट, ये निवेश का मतलब होता है इनपुट, अगर इनपुट 50 हर्ट्ज दिया जा रहा है तो जो निर्गम मतलब होता है आउटपुट, तो आउटपुट कितना मिलेगा। तो होता क्या है कि जब पूर्ण तरंग दृष्टिकरण होता है ना, मतलब इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, वो AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट करने के वाला डिवाइस होता है, जैसे चार्जर हो गया, इन्वर्टर में जो जितने भी चार्जिंग डिवाइस होते हैं सब में वो रेक्टिफायर लगा होता है, ताकि वो क्या करता है AC को DC में कन्वर्ट कर पाता है, तो वही रेक्टिफायर को दृष्टिकरण बोलते हैं। तो कह रहा है पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में है ना, यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा, तो निवेश का मतलब वही इनपुट अगर 50 है ना, तो पूर्ण में क्या होता है उसका डबल मिल जाता है, मतलब 100 मिलेगा। लेकिन अगर वही यहाँ पे हाफ रहेगा ना, मतलब क्या बोलते हैं अर्ध तरंगी दृष्टिकरण अगर होगा, तो वहाँ पर अगर 50 देंगे तो उतना ही मिलेगा, आउटपुट भी 50 ही मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है आप लोग। फिर नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो नैंड गेट के लिए क्या होता है, नैंड गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है एक एंड का तो होता है, एंड का आप लोग ने पढ़ रखा होगा y इक्वल टू होता है A+B। अब नैंड लगा है तो एंड और नॉट मिल करके नैंड बनता है, तो एंड पर क्या करना, नॉट लगा देना, मतलब A+B बार लगा देना है। तो y इक्वल टू सॉरी ये तो और का है, ये किसका है, और का है, ये किसका है, और का है। y इक्वल टू A+B किसका होता है, और का, और उस पर लग गया नॉट, तो ये हो जाएगा नॉट का। लेकिन नैंड का पढ़ना है, तो नैंड का अभी इसमें कह रहे हैं नैंड का, तो एंड का जो होता है, एंड का होता है y इक्वल टू A.B। अब नैंड लगाना है तो वहाँ पर क्या लगा देना, A.B बार, तो नैंड बन जाएगा। तो नैंड का क्या हो जाएगा, A.B बार। वैसे इसका आंसर गलत दिया है, इसमें आंसर दिया y इक्वल टू A+B बार, ये होता नॉट का। ठीक है, तो याद रखना ये हो गया नॉट नैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाशमिक संख्या 15 का द्विआधारी में मान होगा। तो 15 का आप निकाल लीजिए कितना कौन सा होगा, चेक करके पता चल जाएगा। वैसे 4 2 आएगा, 2 से अब डिवाइड कर दिए 2 7 जा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर से 2 कर दीजिए 2 3 जा 1 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 1 जा 2 1 जा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 1 1, यानी कि 4 बार 1। तो 4 बार 1 किस में ऑप्शन है, ये वाला है, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग करते हैं, तो इसका यूज होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। किसी वस्तु का
क्या है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉन सबसे सूक्ष्मतम जो पार्टिकल्स है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है ना, सबसे सूक्ष्मतम जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इससे कम आवेश है ना नहीं एग्जिस्ट करता है फ्रीली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा R2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 और E2 का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका मैं एक पहले यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। क्या होता है कि एक अगर अनंत लंबाई के वायर की वजह से अगर आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E = λ/2πε0r। ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, रेडियस मतलब डिस्टेंस के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ई जो है 1/r के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर r से 2r करेंगे, है ना, r से अगर 2r करेंगे, कह रहे कि अगर पहले विद्युत क्षेत्र r है उसके बाद क्या कर दिया 2r कर दिया, इसका E2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ देखो आप निकाल लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। E1 = फॉर्मूला होता है λ/2πε0 × r। अब दूसरा कह रहे हैं कि अगर दूरी E2 के लिए क्या किया, डिस्टेंस को 2r कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना E2 है, तो हम E2 लिखेंगे λ/2πε0 × 2r। ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ λ/2πε0 × r और × 1/2, और ये किसकी वैल्यू है, ये E1 की वैल्यू है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं E2 = क्या हो जाएगा 1/2 × E1, है ना। तो रेशियो किसका निकालना है, रेशियो निकालना है E1 एंड E2। तो E1/E2 उधर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। E1/E2 का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा 2:1, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा 2:1, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, है ना। 37 का कितना हो जाएगा बी। ठीक है। फिर 38 नंबर में क्या है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभवी होगा। समविभवी पृष्ठ क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर कह रहे कि विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष में है तो पक्का जो समविभवी पृष्ठ होगा पक्का वो किस तल में होगा, XY तल में होगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। समविभवी पृष्ठ पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए ऐसे अगर मान लो ये समविभवी पृष्ठ है तो अगर ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, तो ये 38 था। 38 के बाद 39 में कह रहा है कि प्रत्येक r त्रिज्या तथा q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिला करके एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थिति ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में है। तो एक फार्मूला होता है एनर्जी के लिए, एक शॉर्टकट, जैसे बता रहे एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि कैपेसिटेंस का जैसे धारिता निकालना हो इस टाइप का फार्मूला। तो एक फार्मूला होता है शॉर्टकट वाला, n⁻⁴ × c'। ये नए बूंद की धारिता के लिए, छोटे बूंद की धारिता निकालना है। तो जैसे पोटेंशियल का होता है, पोटेंशियल के लिए अगर आप निकालोगे तो n⁻2/3 × v', है ना, ये छोटे बूंद के पोटेंशियल है। फिर अगर आप एनर्जी का निकालोगे तो E फॉर्मूला होता है ½CV²। तो इन दोनों की जब वैल्यू पुट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है ना U वो आता है n की पावर आप निकालोगे तो आएगा 5/3 U'। ठीक है। तो अब यहाँ पे n मतलब कितना टाइम्स है ना, यही देखना है। तो कह रहा है कि कितने बूंदे हैं, n है बूंदों की संख्या, तो n कितना 8 छोटे बूंदे ना। तो यहाँ पर n की जगह 8 रख दो आप, 8 की जगह कितना हो जाएगा 8⁵/3। तो यहाँ से 8 है ना, तो यहाँ से 8⁵/3 है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁵, है ना, U' 5/3। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2⁵ कितना हो जाएगा 32 गुना। तो कितना हो गया 32 गुना होता है एनर्जी स्थिति हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 32 गुना होता है ना। तो बस याद रखना है एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या कहते हैं n⁵/3 U'। इस पे रख देना, n की वैल्यू रख देना, जितने गुना होगा 16 गुना होगा तो यहाँ पे 16 रख देना है ना, 80 गुना होगा तो 80 रख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है इसमें 40 नंबर का, इसमें लास्ट नहीं, ये भी 70 है। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है। तो जो है ना संयोजक तार बनाने के लिए होता है ना, सर्वाधिक उत्तम जो होता है वो तांबा ही होता है। ये सब तो ज़्यादा महंगा भी होता है, लेकिन ये थोड़ा मतलब तांबा जो होता है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है संयोजक तार बनाने के लिए। अच्छा, इसके बाद और भी इसमें इधर है, नेक्स्ट है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। तो फ्यूज तार जो होता है ना वो तांबा का ही होता है बना हुआ, खाली वो जो फिलामेंट होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है, और जो विद्युत हीटर भी यूज किया जाता है वो नाइक्रोम यूज किया जाता है।
तीन प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R और भिन्न भिन्न तरीके से संयोजित किया गया तो इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आप ये सोचो कि तीन प्रतिरोध है, उसको हम श्रेणी क्रम में, अगर तीन प्रतिरोध है ना, तीन प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, है ना, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, R प्लस आर प्लस आर, 3R। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो तीन प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, R इक्वलेंट इज इक्वल टू 3R। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे पैरेलल में तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, R/3। ठीक है, और तीसरा हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं, तीसरा ये लगा सकते हैं, दो को श्रेणी क्रम में और एक वो समांतर क्रम में, ये तो ये R और ये R, तो R कितना हो जाएगा, ये 2R और R दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 2R और R को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2R/3, चूँकि इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2R को R से फिर जोड़ दो तो ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। तो इसका 2R/3, यानी कि ये हो सकता है 3R भी हो सकता है, R/3 भी हो सकता है और 2R/3 भी हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या क्या है, 3R है, सही है, R/3 भी है, 2R है ना, R/3 भी है और 2R/3 भी है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, कौन सा, B नंबर नहीं हो सकता, इसको आप नहीं एडजस्ट कर सकते हो। अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है। ये जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के। नहीं तो हम यहाँ पे निकाल करके बता दे रहे हैं, ये और इसका आंसर जो होगा ना, ए नंबर ही होगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, क्या दिया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, E/B इज इक्वल टू C। तो क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ E इज इक्वल टू BC, तो यहाँ पे ये यूज कर देंगे एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, B² C²। एक और रिलेशन होता है C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करते हैं हम, इसकी वैल्यू यहाँ पे C की जगह रख देते हैं। तो C की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना आप, एप्सिलॉन नॉट B² C का स्क्वायर है, तो C का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे देखो V² क्या बच गया, 2μ0 एग्जैक्ट। इसका जो इसके इक्वल क्या आ गया, ये B²/2μ0, ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका विमीय सूत्र इसके बराबर होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतले चादर के सतह के निकट स्थित में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट प्लेन शीट की वैसे होता है वो कितना होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। चार संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। कह रहे 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। अगर आप चारों को समांतर क्रम में जोड़ दोगे तब जाकर के 8 आंसर आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 आएगा। तो इसका मतलब इसको किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में। बस प्रतिरोध का उल्टा करते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 46 में, किसी दिए गए पृष्ठ के लिए, है ना, गॉस के नियम इस प्रकार लिखा गया, क्या लिखा है, E.dA इसको क्या दिया, 0 दिया। कह रहे इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृष्ठ पर E अवश्य ही शून्य है। जरूरी नहीं है पृष्ठ पर E शून्य हो, क्या शून्य हो सकता है, देखो यहाँ बता रहे हैं, पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, यही होगा। फ्लक्स पृष्ठ में केवल बाहर जा रहा है, ये नहीं है, अंदर बाहर जाता है तब 0 होता है। यहाँ पे क्या है, पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है E.dA इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0 नहीं होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला होता है E.dA इक्वल टू, ये फ्लक्स का फॉर्मूला था, इक्वल टू E.dA। आप ये भी याद रख सकते हो, फ्लक्स का फॉर्मूला E.dA और E.dA इक्वल टू 0 दिया, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स क्या है, 0 है। तो सिंपल से याद रख सकते हो, इसका फ्लक्स क्या है, 0। तो पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 47 नंबर में क्या है कि वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकालने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, इसके लिए अब क्या फ्लक्स निकालना है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू Q/ε0। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू Q/ε0। और कह रहे हैं कि एकांक धन आवेश कितना धन है, एकांक धन आवेश मतलब 1 कूलम चार्ज है ना, एक चार्ज है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/ε0 हो गया, है ना। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1/ε0 फ्लक्स का, तो इस डायरेक्ट हो गया 47 का बी नंबर। एक आविष्ट चालक, क्या है, एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आविष्ट चालक की सतह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कह रहा द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होता है, कह रहा है कि 49 में कि द्रव के एक बूंद को अगर हम आवेशित करेंगे, जब चार्ज करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो क्या होती है, घटने लगती है। चार्ज करेंगे तो अब वो सिकुड़ेगा नहीं, वो तो और ठीक है, तो ये घटने लगता है, सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति वो घटने लगता है, चार्ज दे रहे हैं ना। अब क्या, दो संधारित्र
जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। दो संधारित्र उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे क्या होता है फॉर्मूला बताते हैं। अगर सी बाय एन वाला लगा दो, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, या 1/c प्लस 1/c निकाल लेना ऐसे करके। 1/c इक्वलेंट बराबर क्या होता है 1/c प्लस 1/c। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका c/2। सी इक्वलेंट इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर है 51 नंबर में, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उन्हें उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। किसमें जोड़ना चाहिए? उच्चतम धारिता तभी प्राप्त होगा जब उसको किसमें जोड़ोगे आप? समांतर क्रम में, है ना। श्रेणी क्रम में तो न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि 1/c प्लस 1 रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं। फिर 52 नंबर का क्या, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक के एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता। होता क्या है कि जब संधारित्र के समांतर प्लेट के बीच में जब हम डायरेक्ट्रिक भरते हैं ना, तो उससे क्या होता है उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का मान होता है। स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल होता है हाफ CV², या आप इसको ऐसे भी हाफ QV या हाफ या Q²/2C। ये तीन फार्मूला होता है किसी संधारित्र की एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे हाफ CV² इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश के वितरण से क्या होता है? एनर्जी का ह्रास होता है। 55 में, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता। सिंपल फार्मूला होता है ना, समांतर प्लेट के लिए C=A/0/d। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा दो प्लेटों के बीच का, तो धारिता क्या वो घटेगा, है ना। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? घटता है। तो इसकी धारिता क्या होगी? घटेगी। तो घटेगी मतलब क्या है कि कौन सा आंसर है इसमें? हाँ, बी नंबर यहाँ पर। फिर नेक्स्ट, आर त्रिज्या और एल लंबाई के एक बेलन ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया कि बेलन के अक्ष विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो बेलन के पृष्ठ से कुल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? तो इसमें ये नहीं कह रहा कि चार्ज कहाँ पर है, चार्ज का कोई जिक्र नहीं है ना। और पृष्ठ कह रहा है कि बेलन के पृष्ठ से कुल फ्लक्स निकालना है, तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। आर त्रिज्या और एल लंबाई के बेलन से, तो यहाँ पर फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 0। बिंदुवत आवेश के लिए तो फार्मूला आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे हम एक बार डील भी कर देते हैं। बिंदुवत आवेश के लिए फार्मूला इसमें से आपको याद ही हो जाएगा, है ना। पॉइंट चार्ज के लिए जो फार्मूला होता है, पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला होता है E=KQ/R²। यानी कि यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, ये तो ये तो हो गया E की पावर R की पावर -2। दूसरा कह रहा है बिंदु आवेश के लिए, दूसरा क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव के लिए जो है E है ना, वहाँ पर भी RQ होता है। आप देखोगे तो 2kp/RQ होता है या kp/RQ होता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/RQ। फिर कह रहा है कि आवेश के अनंत आकार के समतल चादर, हाँ यही होता है, जो कि अनंत समतल चादर की वजह से जो निकालते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है E=σ/2ε0। वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हम कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E⁴R⁴0। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन? ये है 57 का सी हो जाएगा। 58 नंबर में है कि एल लंबाई की भुजा वाले एक धन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, तो घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, है ना, टोटल हो जाता है 6 फ्लक्स। मतलब चूंकि 6 सरफेस होता है तो 6 फ्लक्स होगा, लेकिन अब एक का निकालना है तो कितना जाएगा? Q/ε। चूंकि फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इक्वल टू क्या होता है? Q/ε0, है ना। एक से इतना तो 6, है ना, 6 फ्लक्स। अब 6 फ्लक्स रहता तो कितना होता? 6 पाई होता। चूँकि एक फ्लक्स के लिए कह रहा है, एक फ्लक्स मतलब कितने के लिए कह रहा है? एक सरफेस के लिए कह रहा है। 6 के लिए होगा तो 6 होता, 6 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन एक के लिए कह रहे हैं तो कितना हो जाएगा? Q/6ε0। 6 सरफेस होता है ना इसमें क्यूबॉइड में, तो वही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्यूब कह रहा है ना, क्यूब है इसमें, तो क्यूब का ये हो जाएगा Q/6ε0 एक सरफेस से, है ना। टोटल अगर रहता, देखो अगर टोटल रहता, जैसे ये क्यूब है ना, इसके वजह से अगर निकालते फ्लक्स तो फाई इक्वल टू कितना होता है? Q/ε0। इस पूरे की वजह से, इस पूरे सरफेस की वजह से अगर इसके अंदर निकालते तो फ्लक्स होता फाई इक्वल टू Q/ε0। लेकिन एक सरफेस के लिए निकाल रहे हैं तब वहाँ पे हो जाएगा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q/6ε0। इसीलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी। संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह है। समांतर संयोजन में क्या होता है? समांतर क्रम में जो होता है ना संधारित्र में, उसमें विभवांतर समान होता है, और श्रेणी क्रम में क्या होता है? आवेश समान होता है, याद रखना है। समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट हो जाता है C=NC, है ना। समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो C इक्विवेलेंट हो जाता है NC, और श्रेणी क्रम में जब C इक्विवेलेंट जोड़ते हैं तो हो जाता है
C/n, ठीक है। अब कह रहा है रेशियो निकालना है, तो पहले समांतर है फिर श्रेणी है, तो ये समांतर है ये श्रेणी है, दोनों का रेशियो निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n² आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, C नंबर। कह रहे यदि गोले पर 10 माइक्रो कूलम आवेश हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। आवेश दिया, फ्लक्स निकालना है, तो फार्मूला पता है कि φ क्या होता है, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान कितना दिया है, 10 माइक्रो कूलम, 10 × 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4π × 10⁹ चूँकि 4π एप्सिलॉन नॉट 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 9 × 10⁹ तो एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो अच्छा 9 भी होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इसका हो जाएगा 10 × 10⁻⁻⁶। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ये, यहाँ पे 4π9 भी है, तो 9 4 जा कितना 36 हो जाता है, तो 36π × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/1 ये होता है, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/36, कितना हो जाएगा 36π × 10⁹, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/36 × π × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट की जगह ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 36π 10⁻, कितना -5 है, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 36π × 10⁴, है ना। फ्लक्स का यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या जो भी मात्रक होगा इसका क्या लिखा है, हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता, ये कई बार मतलब अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती है, तो कह रहे बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। तो इसके लिए जो है ना, मैंने एक अभी इससे पहले भी शॉर्टकट बताया था, C = क्या होता है बड़ी बूंद की धारिता निकालने के लिए, n⁻⁴ × c'। आप ये याद रख सकते हो फॉर्मूला, ये धारिता निकालने के लिए होता है, और विभव निकालने के लिए फॉर्मूला था V = n⁻2/3 × c। और एनर्जी के लिए मैंने लिखा है था अभी कि 5/3 हो जाता है एनर्जी निकालने के लिए। तो यहाँ पर n की जगह कितना है, यहाँ पे 64 समरूप है, तो n की जगह रख देना 64 की पावर 1/3। और छोटी बूंद की धारिता है प्रत्येक धारिता कितनी है 5 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 जा 16 4 जाता है, 4/3, और इधर 1/3 × 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर कौन सा है 20, ये बी नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 63 नंबर, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर और उस पर आवेश q कूलम है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव जो होता है ना, वो उसके केंद्र पर कह रहा है विद्युत विभव निकालना है। खोखले गोला है तो विभव क्या होता है, हर जगह पे कांस्टेंट होता है, मतलब आप उसका मतलब जो यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर विभव वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप यहाँ निकालो यहाँ निकालो यहाँ निकालो, अगर r त्रिज्या वाले है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ निकालोगे तभी k3/r होगा, विभव कितना होगा k3/r, यहाँ निकालो यहाँ कहीं भी तो k3/r नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा ये कांस्टेंट होता है, तो इसका फॉर्मूला जाएगा k की जगह 1/4 नोट रख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। अब क्या E = 0 वाले विद्युत क्षेत्र में V का दूरी के साथ विवरण होगा, चूँकि V जो है वो दूरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ भी निकालोगे तो k3/r ही होगा, यहाँ भी निकालोगे तो k3/r ही होगा, यहाँ भी निकालोगे तो k3/r होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे इसके अंदर में क्या होगा 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब V का मान r पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखना ये, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तब V का मान r पे निर्भर नहीं करता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र निकालना है पृष्ठ पर, और कौन सा हाइड्रोजन परमाणु है, तो सिंपल से है कि ये नाभिक है, तो नाभिक में जो चार्ज होता है इसको +Z लेते हैं, है ना, और इसकी रेडियस r है, और इसके पृष्ठ पर निकालना है हमें क्या विद्युत क्षेत्र निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E = फॉर्मूला क्या होता है k3/r², क्या होता है k3/r², तो Q की जगह क्या है ZE। अब Z मतलब परमाणु संख्या, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 1E, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ke/r², ठीक है। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, दोनों बराबर ही होता है चार्ज का, तो 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय r², r कितना है 10⁻⁻15 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 10⁻⁻15 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो 16 और 9 जा कितना हो जाएगा 144, तो 144, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -10, ये ऊपर जाएगा तो +30, तो कितना हो जाएगा 14.4 × 10⁻20 वोल्ट पर मीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 14.4 × 10⁻20 मीटर वोल्ट पर मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 65 के बाद 66 नंबर 66 में क्या है,
9 × 10⁻15 त्रिज्या के नाभिक जिसकी परमाणु संख्या कितना है 50 है की सतह पर विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V = KQ/R। क्या होता है, KQ/R ये होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है वही है, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो Q की जगह हम लेंगे ZE /R। K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू तो होती है 9 × 10⁻9। Z मतलब दिया है परमाणु संख्या कितना है 50। E चार्ज और कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद R कितना दिया है, R दिया 9 × 10⁻15। तो 9 × 10⁻15। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 16 5 80 है ना। 80 × 10⁻ कितना है 19 में से -10 बचा, ये 15 जाएगा तो +5 बचेगा और एक जीरो यहाँ से आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 × 10⁻6 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या है कि ये 80 वोल्ट ये हो गया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 66 नंबर। 67 नंबर में किसी वियोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशी चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान यहाँ पर क्या होता है बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर है ना, किसी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि किसी सुचालक के सतह के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है तो सतह के किसी बिंदु पर जो क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, वो अगर सतह के किसी बिंदु पर क्षेत्रफल की तीव्रता होती सिग्मा/ε0 और सतह से हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। और कह रहे अब ये लास्ट जो है R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और ये वाला जो इसका आंसर है ना, R1 और R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, किसी अगर गोले पे आप निकालोगे तो मैं यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ 70 नंबर का। इसका जो फार्मूला होता है ना, आप इसका जब निकालोगे तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है जैसे ये अगर इसकी रेडियस R1 है और यहाँ पर निकालना है इसकी वजह से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसके सरफेस पर E1 = KQ1 या KQ/R1 का स्क्वायर, ठीक है। और चूँकि इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है सिग्मा = चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा सिग्मा × A सिग्मा और A का A मतलब एरिया कितना होता है 4πr1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q की जगह हो जाएगा सिग्मा × 4πr1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। यहाँ से R1 से R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, K सिग्मा × 4π बचेगा। फिर उसके बाद सिमिलरली अगर R2 के लिए निकालेंगे तो सिमिलरली R2 के लिए भी यही आएगा E2 = K सिग्मा × 4π ही आएगा, चूँकि Q की जगह फिर से वही आएगा 4πr2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब E1/E2 को आप डिवाइड करोगे दोनों का तो दोनों का क्या है सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1। तो ये था हमारा ये जो था ये 70 क्वेश्चन था इसका, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है क्या 100% सही है। तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसको करा दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा 3rd मॉडल सेट का। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।